अस्सलाम वालेकुम सर। यस यस ओके ओके। एलुमनाई इंटरव्यू में मैं हूँ होस्ट। माय नेम इज़ मोहम्मद कुतबा। सेशन है 2018। वालेकुम अस्सलाम। 2018 सेशन है हमारा। हाँ। और मेरे साथ को होस्ट है सिफात शाहिद, उनका भी 2018 सेशन है। तो सर आप हम लोग ये इसलिए इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं ताकि ये जो एक सीनियर जूनियर का जो गैप है वो ज़रा फिल हो सके, क्योंकि जो सीनियर है वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे लग चुके हैं, और जो जूनियर्स हैं उनके लिए ज़रा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ती जा रही, क्योंकि हम लोग जब आते हैं हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती इतनी। तो इसलिए ये इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपका शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें यू वेलकम यू वेलकम। ताकि ये जो इंट्रोडक्शन, आई एम फ्रॉम 05 सेशन एंड माय नेम इज फुटबॉल एवरीवन। सो 05 सेशन से मेरा ताल्लुक है, तो 05 to 9 और 9 to onward। जी सर। आई मीन द फील्ड अभी। और अगर आप बात करें, अगर आप ये पूछना चाहें कि मैंने अपना स्टार्ट कहाँ से लिया, यस सर। तो वो मैं पास आउट हुआ तो इमीडिएटली मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। बट वो जॉब कैसे स्टार्ट की, आई विल टेल यू लेटर ऑन। यस सर। सो 9 to 2020 आई एम स्टिल ऑन जॉब। लेकिन वो जो स्टार्ट में कुछ ईयर्स थे, दोज वर नॉट इजी। सो एज पार्ट ऑफ माय इंट्रोडक्शन, जियोटेक्निकल एज अ जियोटेक्निकल इंजीनियर मैंने अपना जो पहली जॉब है वो स्टार्ट की थी। और उसके बाद सेकंड जॉब पे आया एज अ जियोटेक्निकल इंजीनियर। फिर थर्ड जॉब भी मैंने एज अ जियोटेक्निकल इंजीनियर ही की नेस्पार्क के साथ। बट वहाँ पर मेरा जो ऑफिशियल क्या उसे बोलते हैं रैंक था, दैट वाज जूनियर इंजीनियर एंड आई वाज जूनियर जियोलॉजिकल इंजीनियर। सो माय नेम वाज जूनियर जियोलॉजिकल इंजीनियर एट दैट टाइम। तो उसके बाद 18 में मैंने वहाँ से अपना कैरियर जो है वो एंड किया नेस्पार्क के साथ, एंड देन आई मूव टू कतर and here I am working as a geotechnical engineer, senior geotechnical engineer, mostly related to tunnels and underground structures and foundation deep skills. Nowadays I have also started my one of my assignment that is related to structures. I mean steel structures. जब आप फील्ड में होते हैं तो you have to do everything. So nowadays I'm doing some steel structure works. सर तो आप ये बताएं कि जो आप जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं उसका थोड़ा सा बता सकें। ये दोहा है, विच इज द कैपिटल ऑफ कतर। सो यहाँ पर मैं हूँ। तो यहाँ पर आई मूव्ड हियर इन 2018 एंड 2018 इन अक्टूबर 2018। जी सर। और अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, 2 साल ही हुए हैं, वरना लोगों को तो बहुत टाइम हो चुका है। एक्चुअली मैंने कभी पाकिस्तान छोड़ने का सोचा नहीं था, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि वहाँ से यहाँ मूव करना पड़ा। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। अदरवाइज आपने मुझे पाकिस्तान में ही देखना था। बिल्कुल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पाकिस्तान को छोड़ के जाना। बट कुछ सिचुएशन ऐसी थी। अब जैसे कि यहाँ वहाँ पर जैसे ही प्रोजेक्ट एंड हुआ, मेरा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आप सब जानते हैं। जी जी। तो जैसे ही वो एंड हुआ तो मैं वापस हेड ऑफिस आया। तो हेड ऑफिस जाहिर है वो कहेंगे जी कि नया प्रोजेक्ट मिलेगा, तो वहाँ पर आपको मूव करेंगे। तो मीनवाइल यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं फिर यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पर आने से पहले भी मैंने बहुत ट्राई की कि किसी तरीके से पाकिस्तान में ही जॉब मिलने, लेकिन जहाँ पे किस्मत में रिज़्क लिखा होता है बंदा खुद बहुत वहाँ पहुँच जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। सिफात अब आप कर सकती हैं क्वेश्चन। सर जो आप हम लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि जब हम ग्रेजुएट हों तो हम अपना पाथ किस तरह डिज़ाइन करें? अगर कोई फील्ड में जाना चाहे तो उसको क्या स्टेप्स क्रिएट करने चाहिए अपने लिए कि वो उसके ऊपर फिर वो फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँचे?
अभी मैं अपने बारे से ही मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको मैंने बताया कि 2009 से ही मैंने अपनी जॉब का स्टार्ट किया। तो लेकिन वो ऐसे नहीं था, दैट वाज अनपेड जॉब फॉर 2 years। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी दैट वाज अनपेड, क्योंकि जॉब इंडस्ट्री, जॉब जो है मार्केट ऐसी नहीं थी कि मतलब हमें बहुत सी जॉब्स मिले। तो एज अ इंटर्नशिप और अनपेड जॉब मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया। कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, अभी तो वो बहुत बड़ी हो चुकी है कंपनी। और उसके बाद मैं एक और जगह पे अपनी जॉब को स्विच किया, तो वहाँ पर भी अनपेड जॉब ही की मैंने। सो फ्रॉम 9 to 11 दैट वाज अनपेड जॉब। और उस अनपेड जॉब से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, तो उसका मुझे ये फायदा हुआ कि देन आई जॉइंड नेस्पार्क। दे कॉल्ड मी based on my experience, because at that time they required a geotechnical engineer for tunnels at Neelam Jhelum hydropower project. So I joined them, and that was the proper start of my career with pay. वैसे तो कैरियर 2009 में स्टार्ट हो चुका था, बट विद पे दैट वाज फ्रॉम 2011। तो जूनियर्स को अब बात ये है कि जो बंदा जॉब पे होता है उसको एडवाइस करना बहुत इजी होता है उनके लिए जो जॉब पे नहीं है। ठीक है, अगर मैं जॉब पे नहीं हूँ, मुझे कोई एडवाइस कर रहा हो, तो मैं यही सोचूंगा यार इसके पास जॉब है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। बट फिर भी मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो सब्र करें, हौसला रखें। ठीक है, और जहां पर भी आपको अनपेड जॉब मिलती है आप वो कर सकते हैं। स्टार्ट में, कैरियर के स्टार्ट में आप जॉब की सैलरी की टेंशन नहीं लेनी, जस्ट स्टार्ट वट एवर यू गेट। तो जो भी आपको जॉब मिले रेलिवेंट टू द फील्ड, अगर आप अपना फील्ड स्विच करना चाहते हैं दैट इज अ सेपरेट मैटर। लेकिन अगर आप इसी फील्ड में रहना चाहते हैं तो जो भी आपको सैलरी मिले, जो भी पैकेज मिले, जस्ट स्टार्ट योर जॉब। और अगर आपको सैलरी नहीं दे रहे वो, तो आप अनपेड भी स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन रिक्वेस्ट देम। सो अनपेड अब कौन नहीं चाहेगा कि मेरे पास कोई फ्री आए और फ्री में काम करे और सब कुछ हो जाए। सो कंपनीज जो है वो खुशी खुशी हायर कर लेती हैं, चलो भाई एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है तो ओके नो प्रॉब्लम। तो जूनियर्स को एक तसल्ली के तौर पे यही कहूंगा कि टेंशन ना लें, बस जो किस्मत में रिस्क लिखा होता है मिल जाता है। बट ये है कि आप अपनी कोशिश करें। ठीक है, आप उस कोशिश में क्या चीज़ है, जॉब सर्च करें, जो भी जॉब मिलती है उसको आप ग्रैब करें। अगर आपको पेड जॉब नहीं मिलती तो आप अनपेड जॉब करें। ठीक है, मिल जाती है उसमें नो इशू, नो प्रॉब्लम, जॉब आपको मिल जाएगी। वो अगर आप इतनी मतलब मेहनत करके इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में, यूआईटी लाहौर एक नाम है यहाँ पर, आउट ऑफ कंट्री भी, ओवरसीज भी, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो जस्ट कीप डूइंग हार्ड वर्क। अब उस हार्ड वर्क में सिर्फ स्टडीज नहीं है, मतलब आप ट्राई करते रहें, जॉब हंटिंग करते रहें, किसी से मतलब पूछते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि ट्राई करने में, जिसको मैं कोशिश कहता हूँ, वो ये है कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहें। अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं और ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं मिल रही, जस्ट इम्प्रूव योर स्किल। अब स्किल में क्या आ जाता है, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, आप वो सीख सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो नॉलेज है उसको अपडेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन न्यू कोर्स, बेस्ड ऑन न्यू सिस्टम। बिकॉज जो जितना भी नॉलेज है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता है। जो पुराना नॉलेज है वो दैट बिकम सुपरसीडेड विद न्यू नॉलेज। सो अपने आप को उस न्यू नॉलेज से अपडेट करें, ये है एज अ पार्ट ऑफ योर ट्राई, आपकी कोशिश। ठीक है, तो आप ये कोशिश करते रहें जब तक आपको जॉब ना मिले, पेड और अनपेड वट एवर। लेकिन एक दफा जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द जॉब्स विद पे। इंशाल्लाह सर। सर तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर जब हम लोग निकलते हैं, क्योंकि अभी अब हमारे तो कंप्लीट हो चुके हैं 2 years, हम 3rd year में एंटर हो चुके हैं, यानी 5th सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अब जो जूनियर आता है वो हमसे ये पूछता है कि ये जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, ये क्या चीज है जियोलॉजिकल। क्योंकि हम किसी भी बाहर किसी बंदे को बताते हैं ना सिविल मैकेनिकल, तो सिविल को तो पता होता है, मैकेनिकल या कोई भी डिपार्टमेंट से पूछते हैं कौन से डिपार्टमेंट से हो, तो हम कहते हैं जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। तो वो कहते हैं ये क्या है, इसके अंदर क्या है, तो आप एक्सप्लेन करें कि इसका स्कोप क्या है और ये क्या चीज है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, क्या क्या आ इसका जाता है। एक एक्सप्लेन, मैं इसको एक समराइज कर सिंपल से दें। वर्ड में मैं आपको जी कर देता हूँ इसको एक्सप्लेन। जी जी जियोलॉजी मतलब वट एवर इज रिलेटेड टू अर्थ। ओके, वट एवर इज रिलेटेड टू अर्थ।
So that is geological engineering. अब आज से related क्या है? Foundations. For example, just an example. This is Yes, sir. geological engineering is not only foundations. Okay. So whatever is related to earth, excavation, foundation, slopes, ठीक है, and geotechnical engineering, you can say geotechnical engineering, whatever is related to earth. And actually जब ये हमारा geological engineering department start नहीं हुआ था, तो एक और फील्ड थी जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है, दैट वाज बीएस जियोलॉजी. Yes, So sir. that is a separate field and civil engineering is a separate field. Whenever a project is started, सबसे पहले वो जो जियोलॉजिस्ट थे वो जाके वहां पर फिजिबिलिटी करते हैं या कुछ भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. देन वो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो अपना डाटा जो है वो हैंड ओवर करते हैं सिविल इंजीनियर्स को. Then civil engineers interpret the results and design whatever they want. But geological engineers, they can do both. They can go for the investigations, they can design. So you can say this is the bridge between geologist and civil engineer. ठीक है. अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम जियोलॉजिस्ट से बेहतर हैं या सिविल इंजीनियर से, लेकिन हर फील्ड की अपनी अपनी एक पहचान है. जियोलॉजी की अपनी एक पहचान है, सिविल इंजीनियर्स की अपनी एक पहचान है, लेकिन हमारी जो पहचान है as a geological engineer, we can investigate, we can design, okay, at the same time. So इस तरह मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप whenever जब भी आपसे कुछ पूछे तो you can tell them like this, or a simple word, wherever is earth, so that is related to geological engineering. बिल्कुल सर. इसमें अब ग्राउंड इम्प्रूवमेंट भी आ जाता है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है. और ये भाई इस सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना जो है वो इजी नहीं है. कॉम्प्लिकेशंस आएंगी काफी. नहीं कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगी, बट ये है कि जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे आपको नई नई चीजें मिलेंगी, नई नई आपको फील्ड्स मिलेंगी, तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये भी जियोलॉजिकल इंजीनियर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मटेरियल टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल रॉक इंजीनियरिंग, सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक, एक जो हमारी फील्ड है जो कि कोई भी नहीं कर सकता. आई मीन ओनली माइनिंग इंजीनियर्स, बट वी आर स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड. Some of us, not all. Mainly mining engineers are specialized, but now we are also being specialized. One of my class fellow, he was in Nigeria, so he was there as a specialist, and he was specialist in blasting engineering, blasting and explosive engineering. So वो भी अभी हमारी एक पहचान बन रही है. So आप देखें हमने माइनिंग को भी कैच किया, ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग को भी कैच किया, जियोलॉजिस्ट को भी हमने पकड़ा. अभी मैं आपका प्रीवियस इंटरव्यू देख रहा था, जो हमारे एक सीनियर थे वो आप देखें पेट्रोलियम में भी हैं. तो आप देखें ना हम क्या क्या कर रहे हैं. तो कोई भी आपसे पूछे तो आप उनको ये बताएं. इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह. ऑलराइट सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कहा जिस तरह हम आगे जा रहे हैं, न्यू चीज़ें आई जा रही हैं, लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट के लिहाज से देखें जो हम कोर्सेज पढ़ रहे हैं वो तो पुराने हैं. फॉर एग्जांपल जो हम सर्वे पढ़ते हैं वो स्टिल हम ग्राउंड सर्वे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब एरियल सर्वे आ गया है, अब ड्रोन के साथ सारा होता है. तो क्या कंपनीज इस चीज़ को कंसीडर करती हैं कि जो ग्रेड स्टूडेंट आ रहा है उसके पास ऑलरेडी ये सारी न्यू स्किल्स हो, या वो पुरानी बेसिक को ही लेकर हमें असेस करेंगे? नहीं, वो जो कंपनीज हैं जो आपको असेसमेंट होती है वो ऐसा नहीं होता कि आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में पकड़ लेंगे जो उनको चाहिए. वो जस्ट आपका नॉलेज असेस करते हैं कि ये जो बंदा है इसको अगर कुछ असाइनमेंट दी जाएगी तो उसको कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो कर सकता है. वो ये नहीं आपसे पूछेंगे, ये नहीं उनको पूछना चाहिए, या वो आपसे ये नहीं पूछेंगे हाँ जी मुझे इसकी डेफिनेशन बताएं या मुझे फलां फार्मूला बताएं या कुछ भी बताएं. वो आपका जो नॉलेज है उसको असेस किया जाता है, आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं इंटरव्यूज में. अगर मैं मतलब ओवरसीज की बात करूं, ठीक है, तो उसमें मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं आज तक कभी भी उन्होंने मुझसे कुछ नॉलेज जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा उससे मतलब कुछ नहीं पूछा. वो हमेशा पूछते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर भी प्रॉब्लम है हाउ यू विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ठीक है, आपकी अप्रोच देखेंगे. ठीक है, तो नॉलेज आपका जो भी है वो ऐसे डिजाइन करती है यूनिवर्सिटी कि आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब वो नॉलेज पुराना हो या नया हो जस्ट,
तो जो यूनिवर्सिटीज में डिजाइन किया जाता है जो भी सब्जेक्ट्स, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपके पुराने या नए नॉलेज की बेस पे असेस किया जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, जस्ट दे विल ट्राई टू नो कि हाउ एफिशिएंटली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूंगा कि अब ये है कि एज अ सीनियर हमें भी अपना डिपार्टमेंट में कुछ इनपुट देनी चाहिए कि जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो नई अपडेट्स आ रही है नॉलेज में, तो वी शुड कीप ऑन अपडेटिंग आवर टीचर्स, आवर चेयरमैन, कि ये नई टेक्निक्स यूज हो रही हैं या नॉलेज में इस तरह की अपडेट आई है। तो उसको आप मतलब एज अ होल सब्जेक्ट नहीं, तो एज अ सेपरेट लेक्चर आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में, जस्ट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इन जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि जब फ्रेश ग्रेजुएट निकलता है मार्केट में, मार्केट प्लेस में जाता है, तो अब हमें ये नहीं पता होता कि हम किस तरह जो जॉब है वो किस तरह गेट करें, कॉट करें, किस तरह अपॉर्चुनिटी जो हमें मिले तो हम किस तरह कॉट करें, या हमें ये नहीं पता होता कि कौन कौन सी जगह पे या कौन कौन सी कंपनीज में हम जा सकते हैं, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि कैसे पता चले कि हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर कहीं सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है तो आप देखें कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो अपॉर्चुनिटी के नीचे रिक्वायरमेंट लिखी होती है, ठीक है। आप रिक्वायरमेंट को देखें और फिर आप देखें कि क्या वो रिक्वायरमेंट जो आपने सीखा है या जो पढ़ा हुआ है या जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ मैच करती है कि नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड की अलग से बात है, ठीक है। वो फिर एक्सपीरियंस्ड की अगर बात है तो वो फिर देखा जाता है कि व्हाट इज एक्सपीरियंस्ड रिक्वायरमेंट, व्हाट इज रिक्वायरमेंट इन एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेश की बात करें तो आप देखेंगे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसकी बेसिस पे वो जो जॉब है उसमें रिक्वायरमेंट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको चाहते हैं कि एक आई नीड अ लैब इंजीनियर फॉर सॉइल टेस्टिंग, ठीक है, अगर इस तरह की जॉब है लेकिन वहां पे लिखा हुआ है कि बीएससी सिविल इंजीनियर इज रिक्वायर्ड, यू कैन ऑल्सो अप्लाई, जस्ट अप्लाई देयर। अगर आप ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं आप लेकिन प्रॉपर टाइटल नहीं है, जैसे कि अभी सिविल इंजीनियर का टाइटल है, जियोलॉजिकल इंजीनियर का नहीं है, इफ यू फील कि रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है सो अप्लाई देयर, डोंट हेजिटेट, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप वहां पे अप्लाई करें। इसी तरह पेट्रोलियम में अगर आप देखें, जब भी आप अगर देखें कि अगर कुछ रिक्वायरमेंट है एंड दोज रिक्वायरमेंट्स आर मैचिंग विद आवर सब्जेक्ट्स और वी नो दैट, तो आप वहां पे अप्लाई करें। इसी तरीके से माइनिंग इंजीनियरिंग में आप अप्लाई करें, माइनिंग में टनलिंग आ जाएगी, ब्लास्टिंग आ जाएगी। इस तरीके से फील्ड एक्सप्लोरेशन जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, उसमें आप बहुत मतलब बट ये वो तो आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड बन जाएगी। जियोफिजिक्स, हमारे डिपार्टमेंट में तो लैब भी बहुत अच्छी है उसकी, जियोफिजिक्स की बेस्ट लैब है हमारे डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कहीं पर जियोफिजिक्स की रिक्वायरमेंट है, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडेशन डिजाइनर की है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन की जॉब है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, अगर कहीं पे मैरीन इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इन मैरीन वर्क्स, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे अभी पता चला, मैरीन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी अभी जो करंट असाइनमेंट है वो इसी से कुछ मिक्सअप है, मैरीन और लैंड इस तरह के कुछ मिक्सअप है। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जो आप फील करें कि हाँ भी वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका मेजर किससे रिलेटेड था? वो भी जियो टेक्निकल से रिलेटेड ही था? मेरा जो मेजर है दैट वाज सॉइल इन्वेस्टिगेशन एंड टेस्टिंग। मेजर मैं कहूँगा कि एक मेजर दो किस्म के हैं, एक ये है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, दूसरा ये है कि जिसमें आप अपना थीसिस करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो भी जियो टेक्निकल में ही था और मुझे जो थीसिस मिला वो भी सॉइल इन्वेस्टिगेशन का ही मिला। और वी वर लकी कि
डॉक्टर सलीम साहब, आप जानते होंगे उनको। यस सर। उन्होंने हमें कोच किया था। ही वाज आवर कोच। उन्होंने मेंटोर किया था ड्यूरिंग ऑल ऑफ आवर 4 years, और थीसिस में भी वो हमारे सुपरवाइजर थे। तो बहुत अच्छे तरीके से वो हमें लेकर चले थे। उनके पास फील्ड का नॉलेज था, तो उन्होंने उसी नॉलेज की बेसिस पे हमारा थीसिस करवाया। सो हम जानते थे कि स्टार्ट कैसे करना है इन्वेस्टिगेशन से, और टेस्टिंग कैसे करना है, रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन के सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स हैं अभी उनका अब क्या करना है, उनको कैसे यूज करना है, तो वो उन्होंने हमें सिखाया। तो उसी मेजर को लेते हुए फिर मैं इस फील्ड में एंटर हुआ। सर एक क्वेश्चन ये भी है कि जब हम ग्रेजुएट होते हैं, जैसे अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है मार्केट में, तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एमएससी की तरफ डायरेक्ट जाते हैं, बल्कि फील्ड में नहीं जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा नॉलेज ज़्यादा इन्हांस हो और फिर हम फील्ड के अंदर जाएं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एमएससी में जाना चाहिए या फिर फील्ड में? हाँ, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा जो ख्याल है वो ये है कि पहले फील्ड में कुछ टाइम लगा लें अगर आपको जॉब मिलती है तो, ठीक है, और उसके बाद एमएस करें। एमएस जो है अभी आजकल की जो ग्रोइंग फील्ड है, जितना ग्रोइंग कंपटीशन है उसमें एमएस भी अब लोग ज्यादातर पीएचडीज की तरफ जा रहे हैं। तो कंपटीशन के लिए जॉब को हासिल करने के लिए आपकी जो स्किल है, जो आपकी डिग्री है, उसको इम्प्रूव होते रहना चाहिए एमएस और पीएचडी। बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो स्टार्ट में कुछ मे बी एटलीस्ट 2 years आप फील्ड में गुजारें, उसके बाद दोबारा एमएस करें, ठीक है। अब फील्ड का मतलब ये नहीं है कि ऑफिस, फील्ड का मतलब फील्ड, ठीक है, खुले मैदान। खुले मैदान मतलब जो आपकी रेलिवेंट फील्ड है वो वहां पे आप इन्वेस्टिगेशन या जो भी है, क्योंकि जो बुक्स में लिखा होता है वो हम इमेजिन कुछ और करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका मतलब कुछ और होता है। वो हमें साइड पे जाकर ही पता चलता है कि हाँ ये पढ़ा था वो ये था, हम तो तब कुछ और सोच रहे थे। तो जब आप एक एक्सपीरियंस लेके दोबारा एमएस करेंगे तब आपको उस एमएस का बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जॉब नहीं मिलती तो आप इमीडिएटली एमएस स्टार्ट करें, नो प्रॉब्लम इन दैट, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो एमएस आजकल की जरूरत बन चुकी है। जब मैं एंटर हो रहा था फील्ड में तब भी एमएस का एमएस की तरफ बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने स्टार्ट किया था लेकिन बीच में छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था हर वीक आना, कश्मीर से हर वीक में आना, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो वो मैंने फिर बीच में छोड़ दिया था। लेकिन बहुत जरूरी है दोनों कंडीशंस में, ठीक है। लेकिन अगर आप फील्ड के बाद 2 साल फील्ड में गुजारने के बाद एमएस करते हैं तो आप पॉलिश होके निकलेंगे। ऑलराइट सर। हेलो। जी जी। यस सर, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह अच्छा रहे हैं। सर, आप जरा अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने किस तरह स्टार्ट किया और किस तरह स्ट्रगल करके आप एक पोस्ट सीनियर की तक पहुंचे। आप अगर बता सकते हैं आप। अपनी सारी स्ट्रगल को अगर मैं एक वर्ड में बयान करूं तो वो है कैन डू। कैन डू, कैन डू समझते हैं आप? यस आई कैन डू दिस। जब भी आपको कोई काम मिले, यस आई कैन डू दिस, ठीक है, फिर आप उस काम को पकड़ के उस काम के पीछे पड़ जाएं, ठीक है, यस आई कैन डू दिस। लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए आपकी फील्ड से। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिकल का सर्किट पकड़ा दी, यस आई कैन डू दिस, नहीं। आपकी जो रेलिवेंट फील्ड है, जो पोजीशन है, आप उसके हिसाब से जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिले, तो अगर आपको आता है या नहीं आता है, आप कहेंगे यस आई कैन डू दिस। अगर आपको नहीं आता तो आप बुक्स में से सर्च करें, आप रेफरेंस देखें, कोड्स देखें, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखें, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैन डू पॉलिसी को लेके चलेंगे तो आपका कैरियर आगे ही आगे जाएगा, ठीक है। और अगर आप कहेंगे नहीं यार ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, मैं तो ये कर नहीं सकता, तो फिर आप वहीं पे रहेंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया। तो यही मैं अपनी जर्नी का यही बताऊंगा, यस आई कैन डू दिस। जैसे कि अभी बहुत सारी, अब जैसे कि मैं आपको अपनी ही एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर इंटरेक्शन विद अर्थ, ठीक है, डीप एक्सकेवेशन में जो भी स्टील स्ट्रक्चर है उस किस्म की असाइनमेंट्स मेरी। तो मैंने कहा यस आई कैन डू दिस। अगर मुझे नहीं पता लगता तो मैं किसी सीनियर से पूछ लेता हूँ, या जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उससे मैं रेफर कर लेता हूँ। तो आप इसी पॉलिसी को लेके चलें
और कभी भी जेन में ये ना देखें नहीं जी हम नहीं कर सकते या हमसे रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, रेलिवेंट मतलब जो टेक्निकल फील्ड से होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल का कोई काम करने लगेंगे तो वो करंट ही लगेगा आपको। ठीक है, मिलेगा कुछ नहीं। तो जी सर। हाँ, तो इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि एक्सकवेशन है, एक बंदा है वो कहता है नहीं जी मुझे टनल्स बहुत अच्छी लगती है, मैंने तो इनको पढ़ा था। ठीक है, लेकिन जब टनल्स के अंदर वो एंटर होता है 200 मीटर जाता है तो बेहोश होकर गिर जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी नहीं रखनी। ठीक है, यस आई कैन डू दिस, मैं ये काम करूंगा। मैंने मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज भी इधर शायद इसको देखें जिन्होंने नीलम जर्नी पे मेरे साथ काम किया है। हम मतलब जब फेस पे खड़े होते थे तो ऊपर से रॉक बस्टिंग हो रही होती थी, कोलैप्सिंग हो रही होती थी। ठीक है, हम मतलब स्पोर्ट के नीचे होते थे बट उधर से कोलैप्सिंग हो रही होती थी। तो इन कंडीशन में भी हम काम करते रहे हैं। मतलब वो एक एडवेंचर, मुझे तो एडवेंचर लगता था। ठीक है, तो उन कंडीशन में भी हम काम करते रहे हैं क्योंकि जेन में यही था यस वी कैन। असल में हमारी अगर आप सुने, मैं आपको ये बताऊं कि टनलिंग में एंट्री कैसे हुई। हमारे जो सीनियर्स थे 04 सेशन के, 03 सेशन के, खासतौर पे 04 सेशन के सारे ही तकरीबन, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं करूंगा, उन्होंने टनलिंग की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जितने भी फॉरेन कंपनीज थी जिनका ज्वाइंट वेंचर था पिछले हमारे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स पे, उनको मतलब बनवाने में कामयाब हुए कि यस जियोलॉजिकल इंजीनियर्स आर बेटर देन द सिविल इंजीनियर्स इन अंडरग्राउंड वर्क्स। उन्हीं की जो हार्ड वर्क है वो 05 सेशन के काम आई, क्योंकि अगला बैच जो उन्होंने हायर किया वो जियोलॉजिकल इंजीनियर्स के नाम से हायर किया था नेस्पाक में। ठीक है, और मेरा जो जॉब टाइटल था वो भी जियोलॉजिकल इंजीनियर था, पहले जूनियर जियोलॉजिकल इंजीनियर फिर सीनियर जियोलॉजिकल इंजीनियर। तो उसी को लेते हुए मैं आगे आया। फिर हमारे उसी काम से वहां पर जो कंपनीज थी, जो एक ओवरसीज कंपनीज थी, उन्हीं से रिलेशंस हमारे बने। अब उन्होंने ही मुझे जब जैसे ही वो इधर कतर में मूव कर गई वो कंपनी, तो उन्होंने ही मुझे कॉल की थी वहां पे कि हाँ भी इन लोगों को पता है तो आप जियोलॉजिकल इंजीनियर्स को हायर करें। तो इस वक्त यहाँ पर जियोलॉजिकल इंजीनियर्स काफी सारे दोहा में भी काम कर रहे हैं। तो कहाँ से बात हुई थी? यस वी कैन डू दिस, हाँ यहाँ से बात हुई। हाँ, तो आप कोई भी आपको काम मिले तो आप उसने मतलब घबराना नहीं है, और इस मतलब कैन डू पॉलिसी के साथ आपने चलना कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जियो फिजिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगर अब मुझे कोई अभी मैं जियो फिजिकल की भी कुछ असाइनमेंट्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने यही जेन में रखा है यार एक दफा काम पकड़ो, बंदा कर खुद ही लेता है, वो कोई इशू नहीं होता है, आई कैन डू दिस। तो रेफरेंस लेके कुछ इधर उधर मशवरा करके सबसे रेफरेंस सीनियर्स से पूछ के और बुक्स को यूज करते हुए यस आई कैन डू दिस। तो आप इसी पॉलिसी को लेके चलें तो आपका कैरियर बहुत आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। राइट सर, अगर आप अपने टाइम पे वापस जाएं तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? मतलब आप ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहेंगे कि आप जब दोबारा इंजीनियर बन नहीं, रहे किस हो? टाइम की आप बात कर रही हैं? जब आप मतलब बीएससी कर बचपन में रहे थे। जाऊं? नहीं नहीं, आप जब बीएससी कर रहे थे तो उस हाँ टाइम आप बीएससी क्या मैं चेंजेस? बहुत हाँ अच्छा। एक मिनट जरा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन का फिर कुछ ठीक है सर, वही मेरा प्रीवियस क्वेश्चन यही था कि आप अपनी सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में? यूनिवर्सिटी लाइफ में असल में मैं तो डे स्कॉलर था ज्यादातर, तो वहाँ पे हॉस्टलाइट थे जो मेरे फ्रेंड भी थे, और जो हॉस्टलाइट हैं वो ज्यादा इंजॉय करते हैं। यस लेकिन सर। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं आपसे वो पहले भी बता रहा था कि मेरा फ्रेंड था उमैर शफीक उसका नाम था। ठीक है, अभी उसकी डेथ हो गई 2016 में, तो उसी को मिस करता हूँ। वो आपका लेक्चरर भी रहा है। सर हम लोग 2018 सेशन है इसलिए हमने नहीं आइडिया। नहीं नहीं, वो 2011 टू, असल में उसकी और मेरी ज्वाइनिंग, हम दोनों की ज्वाइनिंग नीलम जलम पे हुई थी, बट उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पर भी हो गई थी यूनिवर्सिटी में, तो उसने यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया। तो मैं जब भी यूनिवर्सिटी आता था उसी के पास बैठता था, जब भी मैंने छुट्टी पे आना तो उसी के पास बैठना, उसी के साथ डिस्कस करता था, यार ये हो गया टनल्स में, ये हुआ, ये ऐसा हुआ, ऐसा किया। तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी भी बहुत कम गया हूँ क्योंकि अब कोई था ही नहीं।
और रिसेंटली हमारे एक क्लास फेलो थे 05 सेशन माइनिंग के, महमूद अरशद, यस ठीक है। सर। तो मतलब कुछ ऐसे अच्छे दोस्त थे और ऐसे खास लोग थे, ये दोनों ही, बाकी भी सब खास हैं, लेकिन इन लोगों का जो है मतलब बहुत अच्छे इंसान थे ये दोनों। तो यही चाहूंगा कि वही दोनों वापस आ जाए। ये मुमकिन नहीं है, बट एक ख्वाहिश होती है ना इंसान की। तो बिल्कुल जी। इसके अलावा भी मेरे और भी बहुत सारे मतलब अच्छे दोस्त हैं, जो हम ग्रुप में रहते थे, जो इकट्ठे पढ़ाई करते थे। वो पढ़ाई कैसे होती थी, ये जो मेरे ग्रुप वाले सुनेंगे उन्हीं को पता होगा बेहतर। तो और इकट्ठे मतलब घूमते फिरते थे, कुछ कैंप होता था, कैंप में भी इकट्ठे रहते थे। हमारी क्लास असल में छोटी सी थी, तो वो पूरी की पूरी क्लास ही एक ग्रुप थी, सब एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो बस यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इंसान चाहता है कि वापस आ जाए। और ऐसा पढ़ाई में ना इंटरेस्ट तब था ना अब है, लेकिन ये है कि अब फील्ड में रहते हुए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप ब्लैंक रहें, अगर आप फील्ड में हैं। इस चीज को मैं बहुत शिद्दत से फील किया है कि अगर आपको एक आदत बनानी पड़ेगी पढ़ने की, रेफर करने की, बुक्स को रेफर करें आप, ठीक है, एक आदत बनानी पड़ेगी। और ये आदत आपकी यूनिवर्सिटी से बनेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी में अपनी ये आदत बना लेंगे तो आगे चल के आपको कुछ इश्यू नहीं होगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड रेफर करना है या बुक रेफर करनी है या कुछ किसी और एक्सपर्ट को रेफर करना है तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी आदत नहीं है ये पहले, तो बाद में इस आदत को डेवलप करने में टाइम लगेगा और थोड़ी मुश्किल भी आएगी, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटीज आपको मतलब ये जो एग्जाम है ये सारी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो आपको प्रैक्टिकल फील्ड के लिए तैयार करते हैं। इसका उस चीज से ताल्लुक नहीं है कि नॉलेज नया है या पुराना है, जस्ट दे आर आपको वो तैयार कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, प्रैक्टिकल फील्ड के लिए। तो बाकी आपको मैंने बताया कि दोस्तों को मिस करते हैं ज्यादातर, वो तो कोई ऐसा खास नहीं है। यही क्वेश्चन था ना, मैंने आपके जी जी क्वेश्चन यस का सर, जवाब यस दिया सर, यस प्रॉपरली, सर। नहीं, जी यस जी। सर, या यस मैं सर। कुछ और बोल गया हूँ? नहीं 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 नहीं, नहीं सही सर, आप बोल हाँ रहे बिल्कुल ठीक है, हाँ, आप ठीक राइट ठीक। थे। नहीं, मैंने कहा कि सीरत शायद सर। आप सोच रहे हैं कि हमने तो कुछ और पूछा था, ये कुछ और ही नहीं बता नहीं गए। नहीं 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 नहीं। सर, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ सर एक आजकल जो मीम्स चल रही हैं, बड़े इंजीनियर्स पे मीम्स बनती हैं कि इंजीनियर सब कुछ होता है सिवाय इंजीनियर के, तो इस पे क्या कमेंट करेंगे? हाँ क्योंकि हाँ। हंसी बड़ी आती है इस तरह की मीम ओ देख। इसमें आ, आप पहली तो बात है एंजॉय करें, ठीक है, ये एंजॉय करने के लिए होते हैं, तो इसको एंजॉय करें, सर पे सवार ना करें, ठीक है। ठीक है। जब मैं पढ़ रहा था तब तब भी शायद किसी पता नहीं किसने कहा, शायद किसी टीचर ने कहा या किसी सीनियर ने कि जियोलॉजिकल इंजीनियर्स को जियोलॉजी के अलावा सब कुछ आता है, ठीक है। तब भी ये काम था, अच्छा। ठीक है, कि इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ आता है। तो एंजॉय किया करें, मैं तो ऐसे कमेंट्स को एंजॉय करता हूँ। और इस तरह जो वीडियोस बनती हैं इंजीनियर्स पे कि इंजीनियर को कोई पूछता नहीं है या इंजीनियर को रेडी पे रख के बेच रहे होते हैं, तो मैं ऐसी चीजों को एंजॉय करता हूँ, इसको मैं दिल से नहीं लेता। सब लोग एंजॉय किया करें, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली सर। और सर जब हम जैसे हम ग्रेजुएट होते हैं तो हमारे पास जॉब एक्सपीरियंस में तो कुछ भी नहीं होता रेज्यूमे में लिखे हुए। अब कोविड आ गया, हमारी इंटर्नशिप भी इसी तरह सारी डिस्टर्ब हो गई है। तो अब इससे हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि हम अब इस चीज़ को कैसे लेके चलें कि कोविड भी आ गया और हमारे पास एक्सपीरियंस के लिए भी इतना नहीं हाँ, हो रहा है, क्योंकि एक हमारी एक सेमेस्टर चीज सारा मैंने डिस्टर्ब हो जाएगा। एक चीज जो है ना, मैं मतलब अगर आप फ्री हैं या अगर आप के ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही, तो मैं आपके पेज पे ही देख रहा था, एसजी के पेज पे ही मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पे, तो कुछ लेक्चर्स अपलोड होते हैं वहाँ पे, आई थिंक। यस सर। यस मैं सर। बड़ा सुनता होता हूँ फारूक साहब के लेक्चर्स को, मैं सुनता होता हूँ, उनका मुझे बड़ा फायदा होता है। तो आप इस तरह ऑनलाइन लेक्चर जो किसी ने अपलोड किए हुए हैं वो आप लें, टाइम को वेस्ट करने के बजाय, ठीक है। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप 10-10 घंटे लेक्चर ही लेते रहें, कोई 24 घंटे में से आधा घंटा 20 मिनट आप लेक्चर ले लिया करें, नो प्रॉब्लम। तो इससे ये है कि थोड़ा सा आप फील्ड के साथ इन टच रहते हैं, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि ये कह रहा है इसने खुद पता नहीं किया है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उस चीज का मुझे नुकसान हुआ है क्योंकि अभी मुझे उन चीजों को दोबारा करना पड़ रहा है,
है, और उसको करने के लिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो आप इन चीज़ों को, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ ना, बिल्कुल मैंने सर। ऐसा किया तो ये हो गया, अब आप लोग ऐसा करें, ठीक है। तो वो जो लेक्चर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि एसजी के पेज से ही हों वो लेक्चर, और भी Yes, बहुत sir. सारे लेक्चर्स हो सकते हैं जो बहुत सारे दुनिया में लोगों ने अपलोड किए होते हैं, आप उनको देखें, ठीक है। और अपने इसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर भी आजकल वैसे तो वो कोर्स करवाते हैं, बट अभी तो यूट्यूब ने इतना आसान कर दिया है, या इस तरह के जो ऑनलाइन चैनल्स हैं कि कोई भी बना के अपलोड कर देता है, आप वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी जो स्किल को है ना, स्किल को इम्प्रूव करें, ठीक है। जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहें, ठीक है ना। सर जो आप स्किल्स की बात कर रहे हैं, ये टेक्निकल स्किल्स हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों ही आपके हमारी फील्ड जॉब के लिए सिर्फ टेक्निकलिटी के लिए हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मैं आपको कहूंगा कि टेक्निकल और मैनेजरियल, ठीक है। मतलब अगर आपने मैनेजमेंट मैनेजमेंट ठीक है, यस मैं कुछ और बोल गया था। मैनेजमेंट से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, आप उनको इम्प्रूव करें, और टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करें। यूनिवर्सिटी लेवल पे आके मेरा ख्याल है कि सारे इतने कॉम्पिटेंट होते हैं कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होती है ऑलरेडी, ठीक है। यस सर। तो फिर भी उसको इम्प्रूव करते रहें, बट जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है मैनेजमेंट स्किल, ठीक है, एंड टेक्निकल स्किल, ठीक है। टेक्निकल स्किल को एक बूस्ट अप करते रहते हैं, मतलब एवरी सेमेस्टर कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स आते रहते हैं टेक्निकल, तो वो तो आपकी इम्प्रूव होती रहती है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता, तो आप उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप नेक्स्ट, हमारे बहुत सारे लोग जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के ऐसे हैं जो मैनेजमेंट की पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको पहले से ही मैनेजमेंट का थोड़ा सा नॉलेज होगा, आप उस तरीके से सोचेंगे, एक मैनेजर के तौर पे सोचेंगे, तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो जब मैं स्किल की बात करता हूँ तो वो ये है, टेक्निकल और मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी सब में होती है, जो यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, जिसकी एंट्री हो गई, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है तो वो पहुंचा है। यस सर। बिल्कुल। तो उसको मतलब इम्प्रूव, हाँ करते रहें, आप साथ साथ इम्प्रूव करते रहें, लेकिन होती सब में है। अब आपका तो क्वेश्चन नहीं, मेरे ख्याल से बस वाइंड अप की तरफ चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला है हमारे लिए और हमें गाइड किया है। नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह नो हम आपके प्रॉब्लम। साथ टच में ही रहेंगे, क्योंकि हमने अब आपसे ये ही नो प्रॉब्लम, पूछना है सारा कुछ कि बिल्कुल कैसे सर। नो करें, प्रॉब्लम। क्योंकि हमें भी कोई आइडिया नहीं होता थैंक है। यू। ओके सर। और आप डिपार्टमेंट भी आते रहा करें, आप डिपार्टमेंट में भी कंट्रीब्यूट करें ताकि हमें भी डिपार्टमेंट आसानी हो। डिपार्टमेंट में कुछ कुछ इन्होंने स्टार्ट किया था, एलुमनाई पता नहीं क्या गैदरिंग क्या यस होता सर, है वो। एलुमनाई इंटरव्यू, ये इस नहीं नहीं वक्त नहीं, आपका वही इंटरव्यू नहीं, कुछ कुछ होता है, वो सबको इकट्ठा करके पता नहीं खाना खिलाते हैं, क्या करते हैं। अच्छा तो जी वो सर। एक दो बार वो हुआ है, लेकिन मैं उसको अटेंड नहीं कर सका। वो जनवरी में होता है आई थिंक, ठीक ये है। सर वो तो पूरी यूनिवर्सिटी का होता है। हाँ बस वो जो भी है, तो उसको अगर मुझे कभी मौका मिला तो उसमें आऊंगा, लेकिन अभी जाहिर है इधर से वहां तक जाना तो मुश्किल नहीं। जी अब तो अगर थर्ड बंदा लाहौर में सेमेस्टर। हो तो यूनिवर्सिटी में जाना मुश्किल नहीं है, बट अगर यहाँ कतर में। बैठा हो बंदा बाहर, तो थोड़ा सा कतर ये है कि से। कतर में, फिर ऊपर से कोरोना भी है, कोरोना भी कहीं ये जाने नहीं सर देता, बिल्कुल सर। ठीक है। एग्जैक्टली लेकिन मैं यूनिवर्सिटी आता रहता था जब मैं पाकिस्तान में था। मेरा तकरीबन, जब वो मैं था तो तकरीबन एवरी मंथ मेरा चक्कर लगता था, तो उसके बाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आऊंगा जरूर। इंशाल्लाह। तो सर कोई फाइनल एडवाइस आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? फाइनल एडवाइस ये है कि बस रिलैक्स होके पढ़ा करें, ठीक है। टेंशन लेके ना पढ़ें, ठीक है। टेंशन लेके ना पढ़ें इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार नहीं, पढ़ाई तो जो है ना वो जरूरी नहीं है, बंदे को लॉजिक होनी चाहिए, या ये है कि बंदे को काम करना आना चाहिए। वो बात उनकी ठीक है, काम करना आना चाहिए, लेकिन एंट्री के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। जब आप एंट्री करने हैं, किसी भी फील्ड में एंटर हो रहे हैं, किसी ऑफिस में, किसी इदारे में, तो आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी का नॉलेज है उसकी बेस पे वो जज करते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको वो नहीं होता नॉलेज। तो पढ़ाई की तरफ रिलैक्स होके पढ़ें, ठीक है। बिल्कुल सवार ना करें अपने ऊपर पढ़ाई को, और बिल्कुल उससे किनारा कशी एहतियात ना करें,
ठीक है, ओके सर। तो यही मैं कहूँगा, और क्या है, कुछ भी सर नहीं। आप इस फील्ड में बाय चॉइस आए थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाय चांस? मेरे तो, मैं तो बाई चांस आया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जगह पे आया। मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि क्योंकि किस्मत में ये था और बहुत अच्छा था कि मैं इस फील्ड में आ गया। मेरा इरादा कुछ और ही था। तो सबसे पहले तो मेरा नाम ही जो है ना, पता नहीं 4th के 5th लिस्ट में मेरा नाम आया है यूनिवर्सिटी में, यूईटी में, ठीक है। तो वो भी किस में आया था, सीआरपी में, सीआरपी था। तो वो एक वीक वहां पे पढ़ा, फिर थोड़ा मैं अपग्रेड हो गया। तो फिर मैंने कहा यार, इस फील्ड के साथ इंजीनियरिंग आ रहा है, इसके नाम के साथ इंजीनियरिंग आ रहा है, तो यही कर लेता हूँ। तो मैंने इस पे इसको चूज किया कि इसके साथ इंजीनियरिंग आ रहा है, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने इसको चूज किया, ठीक है। तो सीआरबी को मैंने छोड़ दिया था कि यार वो तो प्लानिंग है। तो बाद में मुझे पता चला कि सीआरबी तो बहुत जबरदस्त फील्ड थी, लेकिन ये उससे भी अच्छी फील्ड है। क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि हाईली पेड जो जॉब्स हैं वो जियोलॉजिकल इंजीनियर्स की हैं या माइनिंग इंजीनियर्स की हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो हाईली पेड जॉब्स हैं वो जियोलॉजिकल इंजीनियर्स और माइनिंग इंजीनियर्स की हैं। ये बात ध्यान में रखें। ओके सर। सर एक तो बाय चॉइस ही आ गया, लेकिन बहुत अच्छा आया अल्हम्दुलिल्लाह। जाते जाते सर एक क्वेश्चन सर, ये जी जी। पाकिस्तान में अगर हमने स्टार्टअप थोड़ा सा स्टार्ट करना हो, यानी कि इंटर्नशिप वगैरह करनी हो, तो हम किस तरह हंट करें इंटर्नशिप को, कि कोई छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, क्योंकि स्टार्ट तो लेना है ना। हमारे अभी इसका एक आइडिया मैं आपको, हमारे एक टीचर होते थे नसीम आदिल साहब, शायद वो अभी इस डिपार्टमेंट में हैं या वो एडमिन में चले गए थे आई थिंक। तो हमारी जो इंटर्नशिप्स थी वो बहुत इजीली हैंडल करते थे। उनके पास एक लिस्ट थी बहुत सारे ऑफिस की, ठीक है, जहाँ पर हम इंटर्नशिप कर सकते थे, बहुत सारे इदारों की। वहाँ पर उनके रेफरेंसेस भी थे। तो वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से हर एक का 2 का 3 का 4 का ग्रुप बनाकर वहां पर भेज देते थे, लो भी ये लेटर पकड़ो, मेरी उनसे बात हो गई है, जाके वहां पर इंटर्नशिप करो, ठीक है। अगर तो इस तरह डिपार्टमेंट कुछ करता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता तो आप खुद डिपार्टमेंट से लेटर लेके कि जी हम ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम इतना साल हो गया है, तो ये रिक्वायरमेंट है कि इंटर्नशिप की एक रिक्वायरमेंट है डिग्री कंप्लीशन के लिए, तो उसके लिए हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑफिस में चले जाएं, फॉर एग्जांपल मॉड मैकडोनल्ड पाकिस्तान में एमएमपी में चले जाएं, और कौन सी है वहाँ पे, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, नेस्पार्क में चले जाएं, ठीक है। नेस्पार्क में तो आपको आपके सीनियर्स भी मिल जाएंगे, आप उनको कह सकते हैं, वो आपको एक तरीका बता सकते हैं या आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं आपको। मेरा ये था कि जब मैं उधर था नीलम झेलम पे, तो मेरे साथ इन टच रहते थे ये आपके क्या नाम था उसका, मुबीन और उसके साथ एक और बंदा होता था। तो वो मुझे कहते रहते थे जी कि फुरकान भाई फलाना लोग आना चाहते हैं, इतने लड़के, हाँ भैया जो इंटर्नशिप करवा देते थे उनकी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहें, आप उन्हें कह सकते हैं, वो आपकी इंटर्नशिप करवा सकते हैं, इसीलिए कोई इशू नहीं है। तो अगर कोई अभी इस वक्त भाषा पे करना चाह रहा है इंटर्नशिप तो मुझे बता दे, मैं करवा दूंगा, ठीक है, नो इशू। वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं, बिल्कुल सर, तो हम आपसे इन इसी टच तरीके से रहेंगे अब। इंटर्नशिप्स हो सकती हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो इशू। बिल्कुल सर, क्योंकि एक्सपीरियंस हासिल करना है, क्योंकि जब तक नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा जी तो जी फिर बिल्कुल, ये कैसे सबसे आएगी? बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है, आप एक्सपीरियंस ले लें। अभी जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी तो मतलब जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस था मेरा वो 6 मंथ्स का ही था, ठीक है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी जॉब की वो 2 इयर्स थी। बट मैंने कहा यार अप्लाई करो, देखा जाएगा जो होगा, तो होगी सिलेक्शन, ठीक है। तो ये जो किस्मत में रिस्क होता है वो मिल जाता है। तो लेकिन आपका काम है कोशिश करना, कोशिश में नॉलेज को इम्प्रूव करें, स्किल को इम्प्रूव करें, ठीक है, जॉब हंटिंग करें, ये हमारी कोशिश है, बाकी किस्मत की बात होती है। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के चलें, लिए। मैं वेलकम। मीटिंग एंड करती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू, शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह बाय हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।